स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों शो करता है। हाँ, ये क्लास चैनल पे इसीलिए ली जा रही है ताकि इस क्लास को आप बार में, कल सुबह, शाम को, रात को, जब आप दोबारा से देखना चाहें तो आप देख सकें, इसलिए क्लास जो है दोबारा से ली जा रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं काइंड्स ऑफ चार्जेस की। काइंड्स ऑफ चार्जेस की बात करें तो दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें चार्ज की तो वो होती है कूलम। और आपको सीजीएस यूनिट याद होनी चाहिए चार्ज की क्या होती है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि सीजीएस यूनिट क्या होती है। बीच बीच में मैं छोटी मोटी चीजें आपसे पूछता रहूंगा ताकि ये पता चल सके कि आप एक्टिव हैं कि नहीं क्लास में। तो चार्ज की सीजीएस यूनिट बताइए फटाफट से। राम राम भाई। सारे चैप्टर हाँ हो जाएंगे, उसकी चिंता ना करो। बचे हुए चैप्टर्स भी कल ही हम रिवाइज कर लेंगे बहुत जल्दी से। गुड। तो सीजीएस यूनिट होती है भाई साहब ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए। तो कितने बच्चों को पता है एक कूलम में कितने ईएसयू होते हैं? फटाफट से बताइए, एक कूलम में कितने ईएसयू होते हैं? 1 कूलम इक्वल्स टू कितने ईएसयू? ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं रही तो यहीं पर आप फंस सकते हैं। हाँ, स्टेट कूलम ईएसयू को ही कहा जाता है। स्टेट कूलम ईएसयू को ही कहा जाता है। ठीक है, 3 × 10⁹ तो ये आप लोग याद भी रख पाओगे, स्टेट कूलम को भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें चार्ज की तो बहुत सारी है, लेकिन उनमें से 3 जो है मेन वो हमें याद रखनी होती है क्योंकि इन पर क्वेश्चन बनते हैं। पहला अगर आप देखें तो एडिटिविटी है। और इस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम का अगर हमें टोटल चार्ज पता करना है, मान लो ये कोई सिस्टम है और इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, अलग अलग चार्जेस की वैल्यूज को लेके, आपको याद होगा, और मुझे इस सिस्टम का टोटल चार्ज पता करना होता था। तो टोटल चार्ज पता करने के लिए हम इनको साइन के साथ जोड़ते हैं। यानी कि अगर Q1 पॉजिटिव है तो उसके आगे प्लस लगेगा, अगर Q2 नेगेटिव है तो उसके आगे माइनस लगेगा, अगर Q3 पॉजिटिव है तो उसके आगे प्लस लगेगा। इसे हम लोग बोलते थे एडिटिविटी या एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो किसी भी सिस्टम का अगर टोटल चार्ज पता करना है तो आप एडिटिविटी नाम की प्रॉपर्टी की मदद से निकाल सकते हो। चार्ज चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जब आप टोटल चार्ज निकालोगे किसी सिस्टम का तो आपको एल्जेब्रिक साइन लेना पड़ेगा, यानी कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेकर आपको ऐड करना है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कहता है कि भाई साहब चार्ज किसी भी सिस्टम का पहले का और बाद का कंजर्व रहता है। यानी कि अगर आपने किसी बॉडी से कोई चार्ज क्रिएट किया है पॉजिटिव में तो पक्का कहीं ना कहीं नेगेटिव में भी क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, तो सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है। और ये पहली प्रॉपर्टी है जिससे हमें न्यूमेरिकल्स के बारे में पता चलता था, क्वांटाइजेशन Q बराबर NE, और नजर रखनी है हमें पेनी, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। तो किसी, ये प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो इंटीजर में आते हैं, है ना। चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए ई के। आप किसी भी बॉडी पे यूं ही एरा गैरा कोई चार्ज नहीं दे सकते, इस बात को याद रखिएगा। जो भी चार्ज आपको दिखाया जा रहा है बॉडी के ऊपर प्लस में या माइनस में, वो ई यानी कि एलिमेंट्री चार्ज का मल्टीपल होना चाहिए। और ये एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है वो आप सभी बच्चे ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए। वैसे आपको पता ही होगा, एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, क्योंकि ये अभी तक की स्टडी के हिसाब से हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल है। और ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे नोट नहीं करे, क्योंकि ये जो भी हम क्लास आज लेंगे
इसका पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा एज इट इज, जितना भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो सारी चीजें भी, और जो पहले से लिखा हुआ है वो सारी चीजें भी। तो आपको बस ध्यान से सुनना है और जो क्वेश्चन बीच बीच में मैं पूछूं उसका रिस्पॉन्स दे देना बस, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक पिंक बॉक्स में एक बात लिखी हुई है। क्या लिखी है कि जब भी हम दो फोर्सेस, दो चार्जेस की बात करते हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो बगल में बैठे हुए तीसरे चार्ज की वजह से अफेक्टेड नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है Q1 और उसके जस्ट बगल में Q2 है, और मैं Q1 और Q2 के बीच का फोर्स निकालना चाह रहा हूं अगर, तो अगर यहाँ पर कोई तीसरा चार्ज बैठा हुआ है, सपोज ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है, और ये Q3 है, तो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा वो Q3 की वजह से चेंज नहीं होगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि Q1 पर जो नेट फोर्स आएगा वो Q2 की वजह से भी आएगा और Q3 की वजह से भी आएगा, लेकिन Q1 और Q2 के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स होगा, कूलम्बिक फोर्स होगा, वो म्यूचुअल होता है, वो इन दोनों के बीच में रहेगा, उसे तीसरे चार्ज से कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, जब हमें किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स निकालना होगा उसकी सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से, तो फिर हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की आवश्यकता पड़ती है। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। जी, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसने इन दोनों प्रॉपर्टीज को बड़े डिटेल में समझाया है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को बड़े डिटेल में समझाया है। पहली प्रॉपर्टी आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो लिखी हुई है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, काफी सारी चीजें हैं जो बहुत डिटेल में है, इसलिए बड़ा मजा आने वाला है आज की इस क्लास में। इसीलिए हम लोग सिर्फ 3 चैप्टर्स करेंगे। कराने को मैं एक साथ सारे भी करा सकता था जल्दी जल्दी, लेकिन नहीं, सारे टॉपिक जो है बड़े डिटेल में जाते हुए हमें 3 चैप्टर्स करने, और बाकी के फिर हम कल की क्लास में करेंगे। क्वांटाइजेशन नाम की प्रॉपर्टी में कह रहा है, इंपॉर्टेंट भी है, आप सभी जानते हैं क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल का फॉर्मूला इसी प्रॉपर्टी से निकल के आता है, ठीक है। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को कहा जाता है एलिमेंट्री चार्ज। इसी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री चार्ज कहा जाता है। E यानी कि Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस NE, और जहां पर E की वैल्यू आपको याद रखनी है। अच्छा, प्लस कब आएगा, जब बॉडी लूज करेगी, और गेन माइनस कब आएगा, जब कोई बॉडी गेन करेगी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला पॉइंट अगर देखें तो कह रहा है हर इलेक्ट्रॉन के पास एक नेगेटिव में चार्ज होता है, और इसी नेगेटिव चार्ज को कहा जाता है एलिमेंट्री चार्ज। इसी चार्ज को कहा जाता है एलिमेंट्री चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। चलिए, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स के नाम सुने होंगे आपने, क्वार्क्स का नाम सुना होगा, मीजॉन्स, लेप्टॉन्स, लेकिन ये पार्टिकल्स हमारी जो फिजिक्स जो हमें पढ़नी होती है उससे बियॉन्ड है। आप ये कह सकते हो कि सिलेबस से बाहर की चीजें पहुंच जाती हैं ये मीजॉन्स और क्वार्क्स, और इन सब चीजों पर अब हमें ध्यान नहीं देना। अब जो बेसिक चीजें हैं वो आप रिवाइज करते चलिए बहुत अच्छे से। अगर आपने पहले पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक बार फिर भी आप चाहें तो रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा इन चीजों को। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में वही वो कह रहा है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं कि ये कांस्टेंट का मतलब जीरो है, ऐसा नहीं है। कांस्टेंट का मतलब जो पहले था सिस्टम का टोटल चार्ज, हो सकता है सिस्टम का टोटल चार्ज पहले +5 कूलम हो, तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी +5 कूलम ही रहना चाहिए पूरे के पूरे सिस्टम का, ठीक है। नेट चार्ज ना तो कभी क्रिएट किया जा सकता है आइसोलेटेड सिस्टम में, और ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसी के 2 उदाहरण या कह लें सपोर्टिव एविडेंसेस होते हैं जो आपने क्लासरूम प्रोग्राम के दौरान पढ़े होंगे। एक होता है पेयर प्रोडक्शन, एक होता है पेयर प्रोडक्शन जिसमें जो चार्जेस हैं वो पेयर में बनते हैं, और एक होता है पेयर एनिहाइलेशन, इसमें चार्जेस एक साथ ही डिस्ट्रॉय होते हैं, खत्म होते हैं। तो ये दोनों जो हैं इसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलो, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस आइसोलेटेड सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, इंडिविजुअल बॉडीज में पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो कूलम्स लॉ पे आते हैं। आपको पता होगा कूलम्स लॉ की 2 खासियत आपको पता होनी चाहिए। पहली ये कि ये वैलिड फॉर स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के लिए है, यानी कि रुके हुए पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर आपको फोर्स पता करना है कितना लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आप इस वाले
लॉ से पता कर सकते हैं, और दूसरा ये वैलिड अप टू 10 की पावर -14, उससे कम दूरी पे ये फैल जाता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी होंगी। और तीसरी चीज, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। कूलम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ बिकॉज उसे मीडियम पर भी डिपेंड होना है। ठीक है, तो कूलम लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, उसकी कई सारी कमियां हैं। जैसे ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, वैसे ये भी यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर मेरे पास दो चार्जेस रखे हैं Q1 और Q2, सपोज ये चार्ज है Q1 और कुछ दूरी पर दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q2, और उन दोनों के बीच की दूरी अगर हमें दे रखी है R, और मुझे पता करना है कि भाई साहब इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो वो लगेगा K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है भाई साहब, लेकिन अगर इनके बीच में मीडियम मैंने कुछ और भर दिया एयर के अलावा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फिर जो फोर्स है वो बदल जाता है, और वो फोर्स हो जाता है फिर ये। और इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो इतने फोर्स को हम बोलते हैं F एयर, और नीचे आ जाता है एप्सिलॉन R, जिसे हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के न्यूमेरिकली इक्वल। कितने बच्चों को याद है, हाथ खड़ा कर दीजिए एक बार। एक बच्चा कह रहा है आवाज सही से नहीं आ रही, क्या ये बात सही है? एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दें, ये आवाज बिल्कुल फिट है, गोली दी जा रही है। अमित पाल सिंह कह रहे हैं, प्रिंस गुप्ता जी यस सर, फ्लाइंग ऑफिसर ध्रुव राजपूत, आ गया मैं। ठीक है भाई, आ रही है सर, मस्त आ रही है, क्लियर है सर, सब बढ़िया है सर। ठीक है, गोली दी जा रही है, अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया। अच्छा, उसके बाद हमें ये याद रखना है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू क्या होती है और इसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि हो सकता है कि भाई कहीं इसकी जरूरत पड़ जाए। तो इसकी यूनिट याद रखिएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, और ये इसकी वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड याद रखना है, और इसकी एसआई यूनिट आपको याद रखनी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये एयर या वैक्यूम के लिए होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर आप बात करें तो वो मेटल्स के लिए इनफाइनाइट होता है, और वैक्यूम या एयर के लिए 1 होता है। ठीक है, आ रही है, सब बढ़िया है। 8D ऑडियो आ रहा है, अच्छा 8D आ रहा है, चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ की ये बात समझने के बाद हम पहुंचे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आपको पता होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें कहाँ जरूरत पड़ती है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जरूरत हमें तब पड़ती है जब बहुत सारे चार्जेस एक साथ आपको मिल जाते हैं। जब बहुत सारे चार्जेस एक साथ आपको मिल जाते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। ठीक है भाई साहब, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको बहुत सारे चार्जेस एक साथ दिख रहे हैं और आपको किसी एक चार्ज के ऊपर क्या पता करना हो, फोर्स पता करना है, तो भाई साहब बाकी के जितने भी चार्जेस अगल बगल में बैठे हैं उनके फोर्स को रोक लो, अभी सुपर इम्पोज कर दीजिए, है ना, एक एक करके सब पे फोर्स निकालो। फॉर एग्जांपल ये कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, अब इसके ऊपर Q1 नाम का चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, Q2 नाम का भी लगा रहा है, Q3 नाम का भी लगा रहा है, ऐसे Qn-1 और Qn n चार्जेस हैं। अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को तीसरे बगल में रखे हुए चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, मैंने अभी अभी बताया था। ठीक है ना, चलो उसी प्रकार अगर Q और Q2 के बीच की बात करेंगे तो उसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा, ये बात भी मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको। ठीक है, तो हम इंडिविजुअली दोनों दो दो पेयर बनाएंगे और फोर्स निकालेंगे, हर चार्ज का इस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है ये निकालेंगे, और सारे फोर्सेस का वेक्टर सम ले लेंगे। सर वेक्टर सम क्यों? वेक्टर सम इसलिए मेरे दोस्त क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सारे फोर्सेस का हमें क्या लेना होगा, बाद में वेक्टर सम लेना होगा। ठीक है भाई साहब, याद रखिएगा। स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। मतलब अगर आपको किसी एक सिंगुलर चार्ज पर टोटल फोर्स पता करना है तो प्यारे बच्चों आप बाकी के सभी चार्जेस की वजह से इंडिविजुअली एक एक करके पेयर में फोर्स निकालिए और उनका वेक्टर सम ले लीजिए। ठीक है, चलो अब प्यारे बच्चों एक चीज और नोटिस करिए और वो ध्यान से सुनिए। क्या
कि अगर आपको फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, एक लॉ होता है जो आपने पढ़ा होगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये दो का रिजल्टेंट निकालने के लिए 2F1 F2 cos थीटा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह भी याद होगा कि रिजल्टेंट जो होता था tan अल्फा वो होता था F2 sin थीटा। थीटा जो है वो F1 और F2 के बीच का एंगल होगा, F1 cos थीटा, सॉरी F1 प्लस F2 cos थीटा। कुछ याद आ रहा है? B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, वही सेम चीज है। ठीक है, ये ब्लर आ रहा है? नहीं बेटा ब्लर नहीं आ रहा, वो आप एक बार ऊपर 3 डॉट्स होते हैं ना, उस पर जाके दोबारा से क्लिक करिए। हाँ, ऊपर से 3 डॉट्स पे जाके क्लिक करिए, वहां से क्लियर आ जाएगा बेटा। ब्लर नहीं है, मेरी तरफ से तो बिल्कुल HD क्वालिटी चल रही है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। किस पे आते हैं भाई साहब? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर आते हैं। तो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो उसे ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है? ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी पॉइंट पर निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वो एक प्रकार का फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक प्रकार का फोर्स होता है जो पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगता है। ठीक है, यानी कि आपको किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से अगर फील्ड निकालनी है, सपोज ये कोई सोर्स चार्ज रखा मैंने, ये कोई सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, और आपने कहा कि भाई साहब इससे r डिस्टेंस दूर ना एक पॉइंट है P, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए। तो क्या करूंगा मैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज ले आऊंगा, और टेस्ट चार्ज का आमतौर पर काम ही होता है बेचारे का, ठीक है ना, एक टेस्ट चार्ज ले आऊंगा जो कि आमतौर पर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और 1 कूलम लेते हैं आमतौर पर कन्वीनियंस के लिए। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से इस +1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, वो इसके खुद के साइन पर डिपेंड करेगा। तो वो फोर्स आप निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे साहब। और उस फोर्स को अगर इस 1 कूलम से डिवाइड कर देंगे या Q0 से डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू निकल के आती है वही वैल्यू कहलाती है इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज Q, ड्यू टू अ पॉइंट साइज्ड सोर्स चार्ज Q। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और चूंकि फोर्स खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला आप देख ही रहे हो, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और यहीं से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट निकल के आती है न्यूटन पर कूलम, और दूसरी यूनिट भी है वोल्ट पर मीटर, याद रखना। और इंपॉर्टेंट है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशन याद रखिएगा m1 l1 t-3 a1। ठीक है, चलो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि अगर चार्जेस के बीच में कोई दूसरा मीडियम रखा हुआ है जिसकी एयर के अलावा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, सपोज मैंने कोई मीडियम भर दिया बीच में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K, तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घट जाती है और 1/K टाइम्स हो जाती है। जो फोर्स पे असर पड़ेगा वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे भी असर पड़ने वाला है। हाँ या ना? क्लियर है बेटा? चार्ज वेक्टर नहीं है बेटा, चार्ज तो स्केलर है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम सबको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है KQ/r²। ये जो r कैप है ये हमें बता रहा है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उससे जो फील्ड होगी वो दूर जाएगी, उसकी फील्ड दूर जाती है, ये आपको याद रखना। और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो उससे जो फील्ड होती है उसकी तरफ आती है। पॉजिटिव चार्ज अपनी फील्ड को अपने से दूर भेजता है, अवे फ्रॉम इट सेल्फ, और नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स इटसेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा KQ/r²। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे r कैप आएगा। हो सकता है CBSE बहुत बेसिक सा क्वेश्चन देके आपके साथ खेल जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बताइए वेक्टर फॉर्म में। अब सब बच्चों को स्केलर फॉर्म में तो याद होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन वेक्टर फॉर्म में याद करने के लिए याद रखना सिर्फ आर कैप लगेगा, यहाँ पर सिर्फ आर कैप लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरल टर्म है, लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली रीजन को कहते हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए चले जाते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलने लग जाते हैं हम उसको। आगे जब हम बढ़ेंगे तो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्सेस के लिए काम कर रहा था प्यारे बच्चों, वही सेम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसके लिए काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी। यानी कि अगर किसी जगह बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं और आपको किसी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से क्या निकालना है, क्या निकालना है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ या ना, फटाफट से कमेंट कर दीजिए बेटा एक बार। चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां देखिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं अब हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं अब हम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो देखिए क्या कह रहा है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसा कर्व होता है जो कि कुछ इस प्रकार ड्रॉ किया जाता है कि वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता सके। अच्छे साहब, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। दूसरा पॉइंट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तीसरा, कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों? क्लोज लूप बनाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, वो देखिए। क्लोज लूप बनाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए ये पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में खत्म हो गई। अगर ये क्लोज लूप बनाना चाहती हैं तो नेगेटिव से निकल के दोबारा पॉजिटिव में जाना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी तो सही है, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टी को वायलेट कर रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो वो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट करती हैं और खत्म करती हैं एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, लेकिन हमेशा नॉर्मली। यानी कि किसी भी कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, कोई भी कंडक्टर हो, अगर उससे फील्ड लाइन निकल रही है तो 90 का एंगल बनाते हुए निकलेंगी। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। और अगर एंटर कर रही हैं तो भी 90 का एंगल बनाते हुए ही एंटर करेंगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, चलिए। एक बच्चा कह रहा कि व्हाट स्कोर शुड बी सेटिस्फैक्टरी फॉर फिजिक्स। माथुर साहब, अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। मैं एक सेशन लेके आऊंगा कल या परसों सुबह मॉर्निंग में, जिसमें चेक योर परफॉर्मेंस नाम से एक क्लास होगी 2-3 घंटे की, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू और असर्शन रीजन। तो उसमें आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो। और ऑब्वियसली बात है 30 या 30+ स्कोर होगा तो आप टॉपर्स वाली लाइन में होते हैं, उससे नीचे एक एवरेज वाली लाइन में आप जाएंगे। तो उस सेशन को सारे बच्चे जरूर अटेंड करेंगे। वो जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद होगी, तो परसों मॉर्निंग में हो सकती है वो, मोस्ट प्रोबेबली। चलिए, अभी तो फिलहाल थ्योरी हम कर रहे हैं और मेरा टारगेट ये है कि थ्योरी अच्छे से की जाए। इफ देयर इज नो, कोई पॉइंट छोड़ा ना जाए, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देयर विल बी नो फील्ड लाइन। ठीक है, ये हम जानते हैं। अच्छा, हमें ये भी पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी को। यानी कि कुल मिला के जहां पर लाइंस बहुत ज्यादा पास पास होंगी वहां फील्ड ज्यादा होती है, और जहां दूर दूर होंगी वहां फील्ड कमजोर होती है। तो आप कह सकते हो कि स्पेसिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस, और आप सभी बच्चे अभी फोकस करें जो चल रहा है उस पर पूरा पूरा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के। ये आपको याद रखना है। यानी कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास है, तो मतलब समझ लीजिए उस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। और अगर दूर है तो बट इंड्यूस तो करती हैं। हाँ, अगर भैया क्वेश्चन आया सर्कुलर लूप फॉर्म करती हैं क्या, नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, वही तो कहा मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो आपको याद रखने हैं। ये है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की केस में। ऑब्वियस सी बात है, ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इससे फील्ड लाइन बाहर आ रही है। और इनका नेचर सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ, इनको इस नेचर को कहते क्या है, हाउ विल यू डिफाइन दिस। ये जो बाहर निकल रही है इसे आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये तो हो गई Q ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव के लिए, ये वाला है Q लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव के लिए। तो इसको आप डिफाइन कैसे करते हैं, इस नेचर को और इस नेचर को।
आप डिफाइन कैसे करते हैं वो एक बार बताइए, देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट्स को याद है जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। जी बिल्कुल, इसे हम कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के अलोंग और बाहर की ओर निकलती हुई, रेडियली आउटवर्ड। और जबकि इनको हम बोलते हैं रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड, ठीक। अब हम यहां पर आते हैं, इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, अगर दोनों चार्जेस एक जैसे हैं, सपोज ये भी पॉजिटिव है Q और ये भी पॉजिटिव है Q, तो इसकी फील्ड लाइंस ऑब्वियसली बात है रिपेल करेंगी इस दूसरे वाले चार्ज की फील्ड लाइंस को, मानते हो ना इस बात को। और कुछ इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर डाइपोल बन रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इसको याद कर पाए होंगे पहले से ही, ठीक है, याद कर पाए होंगे। चलो, एक बहुत ही फेमस डायग्राम है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया है, वो और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखते हैं आप में से कितने बच्चों को याद है, मैंने पहले पढ़ाया भी था। मान लीजिए कि मेरे पास इस प्रकार से एक सिलेंडर है, ठीक है, मेरे पास इस प्रकार से एक सिलेंडर है। तो आपको बताना है कि ये एक सॉलिड सिलेंडर है और मैंने इसको चार्ज कर रखा है, मैंने इसको चार्ज कर रखा है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है इसकी सरफेस पे। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न किस किस को पता है, वो हाथ खड़ा कर दीजिए, ईमानदारी से बताइए कि कितने बच्चे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न बता पाएंगे। न्यूट्रल पॉइंट ऑब्वियसली बात है वो होता है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 हो जाती है, ठीक है भाई साहब। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न बताइए फटाफट से क्या होगा। तो देखिए, कितनों को पता है बस वो हाथ खड़ा कर दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न साइड से जाएंगी ऐसी रेडियली आउट, लीनियरली आउटवर्ड, ठीक है, और यहां से आपको कर्व दिखाई देगा ड्यू टू रिपल्सिव फ्रॉम द कॉर्नर्स, आप ये कह सकते हो। ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फेमस है काफी है। उसके बाद हम अगली सेशन पे चलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद आता था अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। जिस सीक्वेंस में अपन ने क्लास में पढ़ा था प्यारे स्टूडेंट्स, उसी सीक्वेंस में हम यहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यदि इक्वल और अपोजिट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस बहुत कम सेपरेशन पर रखे हुए हैं, तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, लेकिन आमतौर पे हम लोगों ने क्या आदत डाली थी, हम माइनस क्यू को लेफ्ट में रखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। अच्छा, डाइपोल इज नॉट अ क्वांटिटी, डाइपोल कोई क्वांटिटी नहीं होती, ये तो एक अरेंजमेंट है, तो इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती। ऐसा यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट की, ये आपको याद रखना है। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, आइए वो जान लेते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसी भी डाइपोल की पहचान के लिए हमें उसके डाइपोल मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, it is defined as the product of magnitude of either charge and distance between them। इन दोनों चार्जेस में से किसी का भी मैग्नीट्यूड उठा लीजिए, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उस दूरी को क्या कर दीजिए आप लोग, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस दूरी को कहा जाता है डाइपोल लेंथ, और इसी दूरी की वजह से डाइपोल मोमेंट यानी कि पी वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी बना। और इस डाइपोल लेंथ की खासियत है कि ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, और इसी की वजह से डाइपोल मोमेंट जो पी वेक्टर है उसके पास भी डायरेक्शन आई, वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया और उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो गई। अच्छा, डाइपोल मोमेंट की जो ऐसा यूनिट है वो आपको याद रखनी है, कूलम इनटू मीटर। कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है, याद रखिएगा, ये इसकी ऐसा यूनिट है, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चों। लेकिन डाइपोल मोमेंट की एक अदर यूनिट भी होती थी, प्लीज सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि डाइपोल मोमेंट की अदर यूनिट क्या होती है। सीजीएस नहीं, अदर यूनिट। और उसमें और सी ऐसा यूनिट में रिलेशन क्या है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए, देखते हैं आप में से कितने को पता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विदिशा, गुड। हम्म डिबाई, बिल्कुल आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा डिबाई, ठीक है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा डिबाई, बिल्कुल अदर यूनिट होती है डिबाई। और एक डिबाई, डिबाई की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, फटाफट से कमेंट कर दो, क्यों भाई,
एक डिबाई सही लिखी है मैंने स्पेलिंग। चलो, अब ऑब्वियसली बात है डिबाई तो छोटी ही यूनिट होगी, तो 1 डिबाई इक्वल्स टू 10/3 इंटू 10 की पावर -30 या +30। एक बार कमेंट कर दीजिए -30 या +30, एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दो फटाफट से। वैसे मैंने देखा कई सारे बच्चों की कि +30 है कि -30 है। अब यहाँ एक ही कमी होती है कि एक दूसरे का आंसर देख भी लेते हैं बच्चे। हाँ, -30 है, ठीक है, बढ़िया। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, माइनस है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो अगर हम डाइपोल की बात करें तो आप सबको पता होना चाहिए कि डाइपोल के पास 3 पोजीशंस होती हैं। डाइपोल के पास 3 पोजीशंस होती हैं। एक पोजीशन होती है जिसे हम एक्सियल लाइन कहते हैं, एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। एक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पोजीशन, और एक होती है एक्सियल जनरल पोजीशन। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट ले लिया जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे जनरल पोजीशन। तो ये इसका मिड पॉइंट है जहां से हम लोग इसकी दूरी नापते थे। तो ये 3 पोजीशन हमारे पास देखने को मिलती हैं। पी जो कि जनरल पोजीशन पे है, ये क्यू या स्मॉल क्यू मान सकते हो, या एन मान लो एम। ये एम जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पे है, और ये कोई अगर मैं पॉइंट मान लेता हूं एन, तो ये एक्सियल लाइन पे है, ठीक है। और ये एक पॉजिटिव चार्ज स्मॉल क्यू, ये एक नेगेटिव चार्ज स्मॉल क्यू, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 2a, ठीक है। तो तीनों पोजीशंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद होनी चाहिए। जब तक क्वेश्चन ने कोई हिंट ना दी हो आप शॉर्ट डाइपोल अपने मन से नहीं मानेंगे, इस बात को याद रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, तो बेटा एक्सियल पोजीशन को ही एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, पता होगा। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये फॉर्मूला शॉर्ट डाइपोल का नहीं है। शॉर्ट डाइपोल के फॉर्मूले के लिए हमें एक कंडीशन लेनी होती थी, अगर आपको याद होगा तो। इन दोनों फॉर्मूलों में अगर आप एक कंडीशन ले लोगे शॉर्ट डाइपोल वाली अगर आप एक कंडीशन ले लोगे और इसे एल माना हुआ है फॉर्मूलों में, तो एल मान लेते हैं। आर बहुत बड़ा होता है किससे, 2l से। तो आर स्क्वायर जो है वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा किससे, एल स्क्वायर से। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख दिया जाता है, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर लिख दिया जाता है। ये अजम्पशन जब आप लगा देंगे तो जो एक्सियल पोजीशन वाला फॉर्मूला है वो निकल के आ जाता है। ये एक्सियल पोजीशन वाला फॉर्मूला निकल के आ जाता है 2kp/r³। आपको ये भी याद रखना है और साथ के साथ ये भी याद रखना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इन सभी फॉर्मूलों में के आ रहा है वो मीडियम की वजह से आ रहा है, तो उसके पीछे आप परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। अगर एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम होगा तब की बात कर रहा होगा वो, ठीक है। फिर बात करते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन, जिसे इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन भी कहते हैं। और शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आता है kp/r³, ठीक है। और जनरल पोजीशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये k कहलाता है kp/r³√1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा क्या होता है भैया, थीटा होता है आर वेक्टर और डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच का एंगल, जो कि ये रहा, दिस इज थीटा। नहीं, नहीं ध्रुव, करेंगे जब आप करोगे तब आपके साथ बाद में कर लेंगे, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले प्लीज याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि एंड ऑन में नेगेटिव आ रहा है नीचे, और ब्रॉड ऑन में नीचे पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन पावर भी अलग है, याद रखिएगा। जिसमें नेगेटिव आ रहा है उसकी पावर ज्यादा है, जिसमें पॉजिटिव आ रहा है उसकी पावर कम है। सो यहां कंफ्यूज मत हो जाइएगा सारे बच्चे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े, और जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि जब हम यूनिफॉर्म फील्ड में किसी डाइपोल को रखते थे तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता था, याद है या भूल गए। नेट फोर्स 0 होता था, लेकिन उस पर टॉर्क लगता था। और टॉर्क लगाने के लिए जिम्मेदार कौन होता था, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, फिर देखते हैं जल्दी से। ठीक है, ठीक है प्रकाश।
तो टॉर्क के लिए कौन जिम्मेदार होता था, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मैं देखूं कि आप लोगों को याद है कि नहीं, कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क। तो रिस्पॉन्सिबल होता था टॉर्क के लिए ये, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, कपल, बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगा है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें अपोजिट लगा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी को याद रखना है, कि अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो वो एक्सटर्नल फील्ड की तरफ ही चला जाता है, यानी कि वो उस छोटे बच्चे की तरह है जिसको आसानी से आप बेला फुसला के अपने साथ लेके जा सकते हो, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज एक समझदार बच्चे की तरह होता है, जो अगर आप एक अजनबी उसके पास आएगा, एक्सटर्नल फील्ड उसके पास आएगी तो उसके अपोजिट चलने लग जाता है, उससे दूर भागता है, समझदारी दिखाता है कि अरे चलो भागो, ये है, ठीक है। चलिए याद रखना है आपको, आइए, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसमें दो चार्जेस होते हैं जिनके बीच में डिस्टेंस 12 है, अगर हम उसे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं किसी एंगल थीटा पर, एक एंगल थीटा बना के, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो अगर थीटा होगा, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अगर हम थीटा बना दें प्यारे बच्चों, तो उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा नेट फोर्स 0 है, क्योंकि दोनों पे बराबर फोर्स लग रहा है और हम इसे एक सिस्टम मान चुके हैं। नेट फोर्स 0 है, लेकिन 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 टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क लगता है तो ऑब्वियसली बात है टॉर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप ध्यान से देखें तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन की वैल्यू अगर हम निकालें, बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 2L है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 2L sin थीटा। इसी को हम लीवर आर्म के नाम से भी जानते थे, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन जो फोर्सेस हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टाउ बराबर पी साइन थीटा आप देख रहे हैं, ये जो टाउ बराबर पी साइन थीटा आप देख रहे हैं, ये फाइनल फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है। Q का हम 2L में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, P बन जाता है, और कैपिटल E बन जाता है, और साइन ऑफ थीटा बन जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में इन दोनों के बीच में क्रॉस आएगा, तो याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट से हमें पता चला कि अगर ये है डायपोल मोमेंट वेक्टर है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो टॉर्क इन दोनों के परपेंडिकुलर वाला वेक्टर होगा। इस बात को कितने बच्चे समझ पाते हैं, यानी कि टॉर्क जो है वो इन दोनों से क्या होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो चलिए आगे बढ़े, जिस जिसको यहां तक क्लियर है एक बार डन कर दीजिए ताकि आगे बढ़ते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फटाफट से, जैसे ही हम लोग ये टॉपिक कर चुके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और कुछ स्पेशल केसेस आपको याद आ रहे होंगे। आप में से कई स्टूडेंट्स को स्पेशल केसेस वाली बात याद आ गई होगी, कि अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रख दें, यानी कि हम डायपोल को इस तरीके से रख दें कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी उसी तरफ है, ये रहा नेगेटिव चार्ज और ये रहा पॉजिटिव चार्ज, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, तो ये थीटा 0 वाला केस होता है। और इस केस में आप अगर ध्यान से देखें तो डायपोल के ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगता है, यानी कि टॉर्क नेट फोर्स तो 0 था ही, अब बेचारे पे टॉर्क भी 0 है, और इसीलिए इसे स्टेबल ओरिएंटेशन भी कहते हैं। लेकिन स्टेबल टॉर्क 0 होने की वजह से नहीं बोलते हैं, एनर्जी मिनिमम होती है इस केस में, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, इसलिए कहा जाता है, याद रखना, माइनस पीई होती है, कितनी है, माइनस पी।
क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम चलेंगे इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे पहला पॉइंट आप अगर देखें तो साफ साफ लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे पहला पॉइंट साफ साफ लिखा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कह रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी गिवन एरिया से पास हो रही हो 90 डिग्री का एंगल बना के, 90 डिग्री का एंगल बना के, उन्हीं फील्ड लाइंस की संख्या से हमें क्या मिलता है? फ्लक्स मिलता है। क्या मिलता है भाई साहब? फ्लक्स मिलता है। ठीक है। हाँ, बाकी के केसेस भी वैसे ही थे इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे थीटा जीरो है, थीटा जीरो में क्या होता है, अब ये डायपोल अपने आप को ऐसे ही रखा रहेगा, ये अपने आप को ओरिएंट नहीं करेगा, क्योंकि इस केस में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है। और आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जब भी किसी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होती है तो वो स्टेबल कन्फिगरेशन या स्टेबल ओरिएंटेशन में होता है। तो थीटा जीरो होने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, टॉर्क भी जीरो है, और ये अपने आप को इसी ओरिएंटेशन में रखा रहेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। केस टू की अगर हम बात करें तो जब थीटा 90 हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जा रही हो और मान लीजिए डाइपोल जो है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में आप देखें 90 का एंगल बन रहा है, उस केस में टॉर्क लगता है मैक्सिमम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा कोशिश करती है कि टॉर्क को वो अपनी तरफ कर ले, यानी कि मैक्सिमम फोर्स लगता है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। केस थ्री की अगर हम बात करें तो जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तो टॉर्क तब भी जीरो होता है, इस बात को याद रखिएगा। और टॉर्क अगर जीरो होता है, लेकिन इस बार हम अनस्टेबल बोल रहे हैं। अनस्टेबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाती है, और कितनी हो जाती है? प्लस पीई के बराबर हो जाती है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जितनी भी स्लाइड्स, जितने भी पॉइंट्स अभी तक हमने पढ़े हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे। अब मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है या फिर वोल्ट मीटर है। प्लीज इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है सिर्फ। अगर आपको किसी भी सरफेस के लिए निकालना है तो वो फिर फॉर्मूला होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E डॉट ए। कितना होता है बेटा? E डॉट ए, ये होता है। क्या होता है? E डॉट ए होता है। और इन दोनों फॉर्मूले में से आप किसी की भी कोशिश करेंगे तो आपको जो ऐसा यूनिट मिलेगी वो निकलने वाली है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर वोल्ट मीटर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल फॉर्मूला। प्लीज सभी बच्चे डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है ना? चलो, क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है कि नहीं? फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए सारे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे याद रखेंगे। और यहां तक जितने बच्चों को क्लियर है एक बार थम्स अप कर दीजिए। ठीक है,
देखिए पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है वो समझ लीजिए एक बार। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो एक बार समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास कोई डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, और जब हम इस डाइपोल को हल्का सा रोटेट करें, थोड़ा सा रोटेट करें, तो रोटेट करने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि ये जो डाइपोल है अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करता है। ये जो डाइपोल है वो अपने आप को क्या करने की कोशिश करता है, अरेंज करने की। अगर मैं इसे हल्का सा इसकी जगह से डिस्प्लेस करूं तो, यानी कि हम इसको जब एक्सटर्नल टॉर्क लगा के हल्का सा डिस्प्लेस कर रहे होते हैं, तो उस एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से इसके पास एक आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। भाई जो हमने वर्क किया वो वर्क गया किस में, वो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी में गया। तो जो हमने डीडब्ल्यू वर्क किया वो गया इसके पास एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में। तो अगर आपसे कोई ये बोले कि भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी आती कहां से है, अगर पोटेंशियल एनर्जी आती कहां से, तो आप बोलेंगे कि हर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा क्योंकि आपने क्लास 11 में पढ़ी थी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था, हमने पहले पढ़ा भी था, माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। आपने इस डाइपोल का इनिशियल एंगल कितना था और फाइनल कितना कर दिया घुमा के, उन दोनों की वजह से जो डिफरेंस आएगा, और इस फॉर्मूले से आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल पाएंगे। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे कि आप लोग देख पाएंगे इसे। ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है वो याद रखें कि क्लोज्ड सरफेस के लिए बाहर निकलती हुई फील्ड लाइंस को पॉजिटिव लेते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं और इनवर्ड फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं। और इस कंसेप्ट का यूज करके आपने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। एक क्यूब वाला क्वेश्चन किया था, एक सिलेंडर वाला क्वेश्चन किया था, याद है कि नहीं? एक क्यूब वाला क्वेश्चन किया था जिसमें 3000 फील्ड लाइंस एंटर करती थी और 5000 फील्ड लाइंस बाहर निकलती थी, क्योंकि 2000 फील्ड लाइंस अंदर बैठे हुए पॉजिटिव चार्ज ने भी अपनी छोड़ दी होती थी साथ के साथ। अब हम आगे बढ़ेंगे, गॉस थ्योरम की बात करेंगे। गॉस थ्योरम कहती है कि टोटल फ्लक्स अगर किसी भी क्लोज सरफेस से पास होगा तो वो 1/ε0 टाइम होगा अंदर के टोटल चार्ज के। अब देखो इस बात से ना हमें ये चीज पता चली कि क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है तो गॉस लॉ की मदद लेनी पड़ेगी, और वो 1/ε0 टाइम्स होगा अंदर के चार्ज से। अब यहां पर कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो ज्यादातर बच्चों को बस एक ही चीज याद रहती है कि सर अंदर वाले चार्ज पे, अंदर कितना चार्ज है ना, इनसाइड का चार्ज, अंदर का कितना टोटल चार्ज है उसी पे। लेकिन ऐसा नहीं है, एक और फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं मीडियम, मीडियम इन दी सिस्टम या बॉडी। तो जिस जगह पर ये चार्जेस फैले हुए हैं उस जगह मीडियम कौन सा है उससे भी फर्क पड़ता है। तो देयर आर टू फैक्टर्स विच अफेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, वेदर इट इज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना ही है। उसके बाद गॉस थ्योरम जो है वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए पॉसिबल है, उसकी शेप और साइज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो इमेजिनरी सरफेस जो कि किसी भी चार्ज को बंद करने का काम करती है उसे हम गॉसियन सरफेस कहते थे। डाटा चला गया, कोई बात नहीं, 360p पे भी आप क्लियरली देख पाएंगे क्योंकि मैंने कोशिश ये की है कि क्वालिटी ठीक रहे। ठीक है ना, क्योंकि 480p ही मैक्सिमम है, आप 360p पे भी देखोगे तो क्लियर दिखता है मेरे दोस्त। आइए आगे, अब हम गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। तो ये है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, जिसे लीनियर चार्ज भी बोलते थे। और आप सबको पता होगा कि लीनियर चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास लैम्डा होता था, इसे हम बोलते थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसकी यूनिट निकल के आती थी कूलम पर मीटर। आई होप आपको याद होगा। और ये 1D बॉडीज के लिए पॉसिबल था, यूज किया जाता था। तो अगर मैंने एक लीनियरली इन्फिनिटली लॉन्ग वायर को पॉजिटिव चार्ज दे दिया है और उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और उससे r डिस्टेंस दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा अपॉन r, जहां पर k क्या होता है, स्मॉल k, तो आप बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भी फील्ड लाइन दूर जाएगी और परपेंडिकुलर होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन अंदर आएगी लेकिन होगी परपेंडिकुलर, क्योंकि कंडक्टर कैसा भी हो
रहती हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चूंकि आप अगर ध्यान से देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप कर्व बनेगा। इनवर्स का ग्राफ आपने देखा होगा, आमतौर पर ऐसा ही बनता है, हाँ या ना। ठीक है, चलो हम ये नोट्स कहां से ले सकते हैं मेरे दोस्त, आपको ये नोट्स या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे क्लास खत्म होने के बाद, अदरवाइज जो स्टूडेंट्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं, तो आप वहां से भी किसी से भी मांग सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन नॉन कंडक्टिंग शीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखो वही बात आ रही है, इसमें भी एन कैप आ रहा है, और एन कैप की अगर हम बात करें तो एन कैप इसलिए लगता है क्योंकि ये बता रहा है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। ये जो आप शीट देख रहे हैं, इस शीट के भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर जा रही है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। जब हम किसी 2D बॉडी की बात करते हैं, जब हम 2D बॉडी की बात करते हैं, तो उस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट की जाती है, और जब हम 1D बॉडी की बात करते हैं तो उस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, और सिग्मा क्या होता है वो आप सभी को याद रखना है, चार्ज अपॉन एरिया, उस एरिया की जिसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, इस एक नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइटली प्लेन शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल के कितनी आई, तो आप कहोगे वो निकल के आई साहब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एन कैप हमें बता रहा है कि उस फील्ड की उस शीट की सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि क्या आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि ये इकलौती ऐसी फील्ड है जो कि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। सही है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, और इस नोट पॉइंट को याद रखिएगा सभी बच्चे, ये न्यूमेरिकल के लिए एक्चुअली में, ये न्यूमेरिकल के लिए एक्चुअली में, हाँ ये इंडिपेंडेंट होती थी, ये न्यूमेरिकल के लिए कह रहा है। यदि दो चार्जेस हैं आपके पास, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो x है। अब आपको ये पता करना है कि इनके बीच में कौन सा पॉइंट है जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा, नल पॉइंट बोलते हैं जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो उस पॉइंट की अगर आपको लोकेशन पता करनी है, अच्छा डिस्टेंस r दे रखी है सॉरी, और अगर आपको लोकेशन पता करनी है, ठीक है ना, तो इस x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, इस x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये आपको याद रखना है। चले आगे बढ़े, चलिए।